नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन का दूसरा भाग। हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था कि कैसे हमारे पास हम पूरे विश्व के लगभग 8% जो जैव विविधता हैं, जैव उपजातियां हैं, जिसको अगर हम काउंटिंग में देखें तो लगभग 16 लाख के आसपास जैव विविधता भारत में पाई जाती है। फिर हमने देखा कि भारत में वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए। एक संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया जिसे 1972 भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कहा गया। इसी के बाद बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया गया, जिसकी वजह थी कि 55,000 से घटकर जो टाइगर्स थे उनकी बाघों की संख्या घटकर 1827 के आसपास रह गई थी। ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ और ये विश्व में एक अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट बनकर सामने आया। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे पूरे जो भारत है उसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। राष्ट्रीय लेवल पे जो नेशनल लेवल पे हैं वो सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क बनाए गए, जिसमें अलग अलग जो हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई, जो कि सरकार के द्वारा थी। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले पैराग्राफ से। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहन खोज की जाती है। संरक्षण नियमों में कीटों का भी महत्व मिल रहा है। मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ एनिमल्स पे या एक्वेटिक एनिमल्स पे, जो जलीय जीव हैं या फिर जो पक्षी हैं उनके ऊपर ध्यान दिया, लेकिन अब धीरे धीरे संरक्षण नियोजन में किसका महत्वपूर्ण आ रहा है, कौन महत्वपूर्ण बन रहा है? कीट। वन्य जीवन अधिनियम 1980 से 86, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 72, अब हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव अधिनियम 1980 से 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। मतलब कीटों को भी इसमें सम्मिलित किया गया कि इनका रहना भी उतना ही ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए, जितना हम सबका। 1991 में पौधों की भी 6 जातियों को पहली बार इस सूची में रखा गया। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है, 1972, 1973, 1982-86 और 1991। इस 1991 जब हमने वन के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए भी हमने रूल बनाए कि ये भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार के वितरण। जीव संसाधनों को संरक्षित करना, प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत बहुत कठिन होता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव का प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में या वन विभाग या अन्य विभागों के कंट्रोल में या उनके संरक्षण में आता है। इसलिए भारत सरकार ने इसे 3 मूलतः वर्गों में बांटा है। जैसे पहला, आरक्षित वन, जिसे हम कह सकते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ये हमारे पूरे देश में लगभग देश के आधे से अधिक वन इसी तरीके के हैं। इनमें वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात की गई है और ये वन सबसे सर्वाधिक मूल्यवान माने जाते हैं। आप इनको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आरक्षित वन वो वन है जो सरकार के द्वारा आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं, जिनमें किसी बाहरी कम्युनिटी का, किसी बाहरी लोगों का, प्राइवेट लोगों का जाना या बिना परमिशन जाना या वहाँ पर कोई भी क्रियाकलाप या कार्यान्वित कोई भी कार्य करना बहुत इलीगल माना जाएगा, जो वहाँ पे वैलिड नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली क्या हो जाएंगे? जो सरकार के कंट्रोल में हैं, जहाँ का सारा जो देखरेख है वो सरकार के अंडर में है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन का 1/3 हिस्सा रक्षित है और इससे अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की गई है। तीसरा आता है अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड।
इन सभी वनों की बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। मतलब या इस भूमि को या इस वन के जो लोग होते हैं इनको इनके आसपास में रहने वाले लोगों को भी इसका संरक्षण दे दिया जाता है। जैसे जो आदिवासी हैं या आसपास में जो लोग रहते हैं वनों से, आज सालों से उनकी पीढ़ियां वहीं रह रही हैं, तो उनकी भी हेल्प ली जाती है और उनको भी बोला जाता है कि अगर आपको कोई ऐसी कोई एक्टिविटी दिख रही है कि कोई जो है शिकार कर रहा है या कोई इनवैलिड तरीके से पेड़ों को काट रहा है, तो आप उसकी सूचना सरकार को दें और सरकार उस पर जो है वो स्टेप, जो पुलिस है, फॉरेस्ट पुलिस है, वो उस पर स्टेप उठाएगी। तो आपने 3 तरीके के वन के बारे में पढ़ा, आरक्षित, रिजर्व्ड, रक्षित, प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, वन पदार्थ के बचाव के लिए किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है? ये मध्य प्रदेश के स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि कुल वन का लगभग 75% है। मतलब जो आरक्षित और रक्षित वन है इनका लगभग 75% हमें मध्य प्रदेश के हिस्से के आसपास दिखता है। इसके अतिरिक्त इस तरीके के वन हमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं। कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है और इनमें भी, इन दोनों में ही कौन सा ज़्यादा दिखता है? आरक्षित वन। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में रक्षित वन देखने को मिलते हैं। मतलब आपको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि जो आरक्षित वन हैं वो इन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं और जो रक्षित हैं वो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान के कुछ भागों में देखने पे मिलते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन अवर्गीकृत वन हैं। तो आपको इन्होंने एरिया वाइज भी समझा दिया कि कौन से स्टेट में किस तरीके के जो वन हैं, आरक्षित, रक्षित या फिर अवर्गीकृत, वो आपको देखने को मिलेंगे। समुदाय और वन संरक्षण, जो कम्युनिटीज़ आज वहाँ पहाड़ों पर या फिर फॉरेस्ट में, जंगलों में आज बहुत सालों से रहती आ रही हैं, उन समुदायों के साथ वन का संरक्षण। वन संरक्षण नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर हम इससे अनजान रहते हैं। भारत के कुल क्षेत्रों में स्थायी समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब सरिस्का जो राजस्थान में पड़ता है, उस रिजर्व के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये चाहते हैं कि वहाँ पर खनन, मतलब ज़बरदस्ती की वहाँ की जो मिट्टी है वो वहाँ से ना हटाई जाए, उसमें सरकार की मदद करते हैं और समय पड़ने पर वो उसे रोकने का भी काम करते हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह तो सरकार को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो खुद ही अपने वनों को संरक्षण के लिए आगे आ जाते हैं। 5 राजस्थान के अलवर जिले में, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि राजस्थान का एक जिला है अलवर, उसमें 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव, इसे याद रखिएगा, 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकर सेंचुरी खुद ही घोषित कर दी। मतलब ये सरकार ने घोषित, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी सेंचुरी है, वाइल्ड सेंचुरी है, जिससे कि लोकल कम्युनिटी ने खुद अनाउंस कर दिया, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो वो कौन सी सेंचुरी है? वो है वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी। अपने ही नियम कानून है, यहाँ पर शिकार वर्जित है और बाहरी लोगों का जो घुसपैठ है वो भी पूरी तरीके से वर्जित है और ना तो वहाँ कोई जा सकता है बिना कम्युनिटी वालों से पूछे और ना ही वहाँ कोई शिकार कर सकता है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वन हमें लकड़ी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, शहद देते हैं, है ना, औषधियाँ देते हैं, नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो पूजा पाठ हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे रिचुअल्स हैं जिसमें हम पेड़ों का उपयोग करते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। प्रकृति की पूजा हम सब देखते हैं, हम तो करते ही हैं, और जो वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स हैं, जनजाति हैं, उनके लिए तो वो बहुत ही
महत्वपूर्ण हैं। वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और ना ही वो किसी को छेड़छाड़ करने देते, ना ही वो किसी की एंट्री की वहाँ पर परमिशन देते हैं। कुछ समाज के कुछ विशेष पेड़ों की पूजा होती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि छोटा नागपुर जो एरिया है वहाँ पर मुंडा और संथाल जनजातियाँ रहती हैं जो कि महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में जनजातियाँ हैं जो शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पीपल और वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसीलिए पेड़ों को इतना इम्पोर्टेंट बताया है कि हम उनकी पूजा करें, मतलब हम उनकी सेफ्टी उनको बचा कर रखें। इसी प्रकार ना सिर्फ पेड़ पौधे बल्कि आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को भी पवित्र मानकर हम उनका संरक्षण करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों के आसपास बंदर, लंगूर को लोग खिलाते पिलाते रहते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय, मोर के झुंडों को भी देखा जा सकता है और कोई भी व्यक्ति इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उन सबका मानना ये है कि जिस भी मंदिर के पास हैं उन मंदिर के या उन देवी देवताओं का आशीर्वाद है, या ये जो जितने भी वहाँ पर जो भी जानवर हैं ये सब उस मंदिर से ही पात्र हैं या उनसे रिलेटेड हैं। इसी प्रकार एक कहानी जो हमने बहुत बचपन से सुनी है, एक नाम आता है चिपको आंदोलन। इसमें लोगों ने एक अभियान शुरू किया था, स्थानीय लोगों ने, जहाँ पर कि पेड़ों को काटा जाता था और इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला कि वो खुद जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे, जिसको इसलिए उन्होंने चिपको आंदोलन का नाम दिया। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये हिमालय के जो वन थे वहाँ पर उन वनों को काटने के रोकने के लिए किया गया था। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन व नवधान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक जो भी केमिकल यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में, उनका उपयोग बिना विविध फसल उत्पादन करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छा और ज़्यादा ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स का ही यूज़ करें, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके भी हम अपनी खेती को, अपने कृषि को बढ़ा सकते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों में पुनर्निर्माण के समुदायों की भूमिका महत्व को उजागर करते हैं। फॉर्मल तरीके से देखें तो इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में उड़ीसा राज्य के संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव से की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? उड़ीसा के संयुक्त वन प्रबंधन में पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन में गांव के स्तर की संस्थाएं बनाई गईं। वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें कार्य करते थे और इनके मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन हकदारी होते थे। मतलब कि जहां पर वन संरक्षण के जो अधिकारी होते थे वो और साथ साथ में गांव के लोग दोनों मिलकर वनों का संरक्षण भी करते थे और उसके आगे उनका जो यूज़ होता था वो भी वहाँ से करते थे। भारत के पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना है, अतः वे ही विकास की क्रियाएं मान्य होंगी, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के करने से ये इतना बड़ा जो वन संरक्षण है या जैविक विविधता है इनका संरक्षण नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर में नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको आप सॉल्व करें, इनके आंसर्स आप ढूंढें। जैसे इसमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, मतलब किसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए या आदिवासियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।